उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। मैडम, आपने खुद ही तो हुक्म दिया था कि नमूदार होने वालों ने सेंटर में मेगा बम रख दिया है और ये बम 10 या 10 से ज़्यादा अफराद इकट्ठे होने की सूरत में फट जाता और सेंटर और 0 पॉइंट तबाह हो जाता। फ्रैंकलिन ने हैरत भरे लहजे में कहा, ओ अहमक, नॉनसेंस, ब्लडी फूल, ऐसा कोई बम आज तक ऐजाद ही नहीं हुआ जो इंसानी सांसों से फट पड़े। तुम्हारे इस तरह फरार हो जाने की वजह से मुझे मेन कंट्रोल रूम की कीमती मशीनरी तबाह करनी पड़ी है। तुम सब अभी वहीं रुको, मैं बॉस हेनरी से बात करके तुम्हारे खिलाफ बाकायदा फर्द जुर्म आयद करूंगी। उसके बाद इस बात का फैसला होगा कि तुम्हें मुआफ किया जाए या सजा दी जाए। लेडी एशले ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा। मैडम, मैं तो आपके हुक्म पर मैडम, फ्रैंकलिन ने बुरी तरह सहमे हुए लहजे में कहा। शट अप, लाडीम सेंटर के इंचार्ज को फोन पर बुलाओ जल्दी, लेडी एशले ने उसी तरह छिड़कते हुए कहा। यस मैडम, फ्रैंकलिन ने सहमे हुए लहजे में कहा। फिर चंद लम्हों बाद एक नई आवाज़ रिसीवर पर उभरी। यस मैडम, मैं टी गॉल इंचार्ज लाडीम सेंटर बोल रहा हूँ। बोलने वाले का लहजा बेहद मौतबाना था। सुनो टी गॉल, मैं बाहैसियत चेयरमैन पावरलैंड तुम्हें हुक्म दे रही हूँ कि फ्रैंकलिन उसके सब साथियों को हिरासत में रखो। इनका फैसला सुप्रीम काउंसिल करेगी। मैं जल्द ही लाडीम सेंटर आऊंगी, उसके बाद इनका फैसला होगा। लेडी एशले ने तेज लहजे में कहा। यस मैडम, हुक्म की तामील होगी, टी गॉल ने जवाब दिया। उसके साथ ही रिसीवर रखे जाने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ सुनते ही सफदर बुरी तरह चौंक पड़ा, क्योंकि रिसीवर रखने की आवाज़ इस कदर वाज़ेह थी कि उसे सफदर समझ गया कि मैडम कहीं करीब ही मौजूद हैं। इसने आहिस्ता से रिसीवर रखा। आओ मेरे साथ, मैडम यहीं करीब ही मौजूद हैं, हमें इसे तलाश करना है फौरन, सफदर ने कहा। और वो सब सर हिलाते हुए आगे बढ़ गए। राहदारी में आगे जाकर मुड़ी और वो सब इस मोड़ को काट कर दबे कदमों आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक सफदर ठटक कर रुक गया। एक कमरे के दरवाजे पर फायर रूम के अल्फाज लिखे हुए नजर आ रहे थे। दरवाजा बंद था, लेकिन उसके दरमियान एक छोटे से चौखट्टे में शीशा लगा हुआ था और इस शीशे में से उसे इस मशीन का ऊपर का सिरा नजर आ गया जो उन्होंने विजन मशीन पर देखी थी, जिसके करीब इमरान बेहिस्सो हरकत खड़ा नजर आ रहा था। सफदर ने आगे बढ़कर जरा सा ऊंचा होकर शीशे में देखा तो दूसरे लम्हे वो तेजी से पीछे हटा और उसने सबको मखसूस इशारे में कहा कि लेडी एशले अंदर मौजूद है। वो सब अलर्ट हो गए। सफदर ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और फिर उसने हाथ बढ़ाकर तनवीर से मशीन गन ले ली, क्योंकि अब उसके सिवा और कोई चारा ना था। उसने सब साथियों को दीवार के साथ लग जाने का इशारा किया और खुद उसके एक साइड पर मशीन गन का रुक करके ट्रिगर दबा दिया। तड़तड़ाहट की जोरदार आवाज़ राहदारी में गूंजने लगी। सफदर तेजी से चंद कदम पीछे हटता गया। उसके साथ ही वो ट्रिगर को मुसलसल दबाए चला गया और फिर उसने यकलख्त उंगली ट्रिगर से हटा दी। अब उसकी नजरें इस दरवाजे पर जमी हुई थी। उसे यकीन था कि इतनी जोरदार आवाज़ें लाजिमन लेडी एशले के कानों में पहुंच जाएंगी और वो उन्हें चेक करने के लिए लाजिमन दरवाज़ा खोलेगी। लेकिन दरवाज़ा तो बदस्तूर बंद रहा। अलबत्ता यकलख्त राहदारी की छत पर से नीले रंग की रोशनी का इंतहाई तेज झमाका हुआ और पूरी राहदारी नीले रंग की रोशनी से एक लम्हे में चमक उठी। इस रोशनी के चमकते ही वो सब यकलख्त घूमते हुए फर्श पर ढेर हो गए। उसके चेहरों पर शदीद तरीन तकलीफ के आसार उभर आए, जैसे इन पर 10 टन का वजन आ पड़ा हो। और चंद लम्हों तक उनके जिस्म पूरी तरह मुड़ते तड़ते रहे और फिर वो साकित हो गए। उसी लम्हे फायर रूम का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गया। इमरान का जिस्म बिल्कुल मफलूज हो गया था, सिर्फ जहन जिंदा था और उसकी पलकें झपक रही थी, वरना उसकी हालत ऐसी थी कि उसे देखकर कोई ना कह सकता था कि वो जिंदा इंसान है। इमरान सोच रहा था कि इस बार वाकई वो अहमक बन गया। उसे अब समझ आ गई थी कि मैडम ने उसके साथ क्या हरबा इख्तियार किया है। इस हरबे का दरअसल उसके जहन के बाद बई तरीन गोशे में भी कोई तसव्वुर ना था, वरना वो इतनी आसानी से हाथ मार ना खा सकता था। पेट में होने वाले धमाकों की वजह से वो इस हरबे की असल माहियत को जान सका था। शीशे के चौखट्टे पर स्टियाकॉम रेस को कोटेड थी। ये ऐसी रेस थी जिनकी मदद से किसी भी मशीनरी को हरकत दी जा सकती है और उसे बंद भी किया जा सकता है। चनाचा मैडम ने इस पर हाथ रखा तो स्टियाकॉम रेस हरकत में आ गई और दरवाज़ा खुल गया, लेकिन मैडम के हाथ पर उनके असरात रह गए और उन्हीं असरात का फ़ायदा मैडम ने उठाया और इस हाथ की मुट्ठी बंद करके उसने इमरान के पेट पर मार दी। वहाँ चूँकि जख्म था, इसलिए ये रेस उसके जिस्म के अंदर पहुँच जाने में कामयाब हो गई और नतीजा ये कि उसके आसाब मुंजमद हो गए। अगर जख्म ना होता तो फिर उनके असरात ना पड़ते, क्योंकि ऐसी सूरत में हो सकता था कि उसके पेट पर पानी की फवार मारी जाती, पानी की नमी से रेस की कारकर्दगी खत्म हो जाती और इमरान के आसाब इन खौफनाक रेस के चंगल से निकल आते। लेकिन अब कौन पानी मारता, इसलिए वो बेबस और मजबूर खड़ा था और शायद इस कदर बेबसी इसने जिंदगी में पहली बार कभी महसूस ना की थी। इन रेस के मुकाबले में तो इसकी कुव्वत इरादी भी कोई काम ना दिखा सकती थी, वरना अक्सर ऐसी अदवायात
और रेस का तोड़ वो अपनी ताकतवर कुव्वत इरादी को भी हरकत में लाकर कर लेता था। लेकिन यहाँ तो इसकी कुव्वत इरादी भी फेल हो गई और इसकी रेडीमेड खोपड़ी भी हर मसले का हल निकाल लेना चाहती थी, खामोश थी। इस पर वो वाकई मुर्दा बदस्ते जिंदा की सूरत में आ गया था। मैडम कमरे से बाहर जा चुकी थी। उससे मालूम था कि फ्रैंकलिन उसके हुक्म पर अपने साथियों समेत सेंटर से जा चुका होगा, लेकिन मैडम इस वक्त बेहोश थी, इसलिए जाहिर है मैडम को इस अमर का इल्म ना था। बाकी रहे उसके साथी तो वो लाजिमन ब्लैक रूम में बेहोश पड़े होंगे, इसलिए वो उसकी मदद को अभी तक नहीं पहुंच सके। इसकी जरा सी गफलत का नतीजा ये निकला था कि अब तक तमाम जानलेवा जदोजहद कार चली गई थी और वो सरासर मैडम जैसी सफाक औरत के रहमो करम पर रह गया था। और उसे मालूम था कि मैडम अब इस इबरतनाक अंदाज में से इंतकाम लेने के लिए आज़ाद होगी। अभी वो बुत बना खड़ा ये सोच रहा था कि अचानक सामने वाली दीवार में एक चौखटा रोशना हुआ। उसमें तेज रोशनी निकलकर कमरे में फैल गई। रोशनी मुसलसल आ रही थी और उस रोशनी को देखते ही इमरान समझ गया कि कमरे को किसी विजन मशीन पर चेक किया जा रहा है। एक लंबे से भी कम अरसे में इमरान के जहन ने नतीजा निकाल लिया कि ये चेकिंग लाजिमन उसका कोई साथी कर रहा है, क्योंकि फ्रैंकलिन और उसके तमाम साथी तो जा चुके हैं और मैडम को चेकिंग की जरूरत नहीं। इसलिए उसने फौरन अपनी झपकती हुई पलकों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और मखसूस अंदाज में पलकें झपक झपक कर आई कोड में बताने लगा कि वो इमरान है और इस तरह फायर रूम में बेबस खड़ा है। लेकिन चंद लम्हों बाद रोशनी गायब हो गई और इमरान दिल ही दिल में मजीद बुझ कर रह गया कि वो शायद गलत समझा था। फिर काफी देर बाद उसे अपनी पुश्त पर दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। उसके बाद मैडम उसके सामने आकर इलेक्ट्रॉन बमों वाली मशीन के सामने रखे स्टूल पर बैठ गई। मैडम के चेहरे पर फातिहाना अंदाज की मुस्कुराहट थी। वो बड़े गौर और दिलचस्पी से इमरान को देख रही थी। तुम्हारे सब साथी इस वक्त इबरतनाक मौत का मजा चख रहे हैं, सुना तुमने इमरान, और अब तुम भी खौफनाक और इबरतनाक मौत का मजा चखो, लेडी एशली ने फातिहाना अंदाज में कहा। और लेकिन इमरान ने उसे कुछ जवाब ना दे सकता था, इसलिए खामोश खड़ा रहा। तुम्हारे साथी भी तुम्हारी ही तरह अय्यार और चालाक हैं। तुम सभी शैतान हो। उन्होंने मुझ पर काबू भी पा लिया, लेकिन मैं पावरलैंड की चेयरमैन हूँ। चेयरमैन? अगर मैं तुम जैसे चूहों के काबू आ जाऊं तो फिर मैं तो चेयरमैन ना हुई। लेडी एशले बड़े फातिहाना अंदाज में बोली चली जा रही थी और फिर उसने तफसील से इमरान को बताना शुरू कर दिया कि वो फ्रैंकलिन को तलाश करती हुई जब मेन कंट्रोल रूम के आगे से गुजरी तो उसने अंदर से अजनबी लोगों की आवाज़ सुनी। चनाचा वो तेजी से दूसरे कंट्रोलिंग सेंटर में गई तो उसने देखा कि वाकई वहाँ अजनबी अफराद मौजूद थे। वो विजन आई से तुम्हें चेक कर रहे थे और तुमने शायद किसी तरह उन्हें बता दिया कि तुम इमरान हो। इस पर मैंने मेन कंट्रोल रूम का दरवाज़ा जाम किया। वो तुम्हें लीडर मानने से इनकार कर रहे थे और उन्होंने मुझे धमकियां देना शुरू कर दी, जिस पर मुझे बेहद गुस्सा आया और मैंने अपनी ताकत के मुजाहरे के लिए उनके सामने तुम्हारे खात्मे का प्रोग्राम बनाया ताकि उन्हें पता चल सके कि मुझ में कितनी ताकत है। मैं तुम पर इलेक्टिव 5 रेस की बारिश करके तुम्हें राख का ढेर बनाने के लिए इलेक्टिव 5 मशीन रूम में गई तो ना जाने किस तरह उन्होंने मशीन के स्टूल को कंट्रोल में करके मेरे पेट पर खौफनाक ज़रब लगाई और मैं बेहोश हो गई और वो शैतान वहां पहुंच गए। इनमें से एक दरिंदे ने मुझे थप्पड़ मारे, लेकिन मैं उससे गिराकर वहां से निकली और मेन कंट्रोल रूम से होती हुई डिस्ट्रक्शन मशीन रूम में पहुंची। और फिर मैंने चेक किया तो वो मुझे मेन कंट्रोल रूम में ही तलाश कर रहे थे। मैंने उसका सिस्टम जाम करके सब मशीनरी तबाह कर दी और फिर मैंने हीलियम गैस फायर कर दिया। जानते हो हीलियम गैस फायर क्या होता है? लेडी एशले ने बड़े सफाकाना अंदाज में हंसते हुए कहा और इमरान का दिल हीलियम गैस फायर का सुनते ही धक से रह गया, क्योंकि वो इस खौफनाक कारकर्दगी से अच्छी तरह वाकिफ था और उसके तस्वुर में भी अपने साथियों की इबरतनाक मौत की तस्वीर उभर आई। लेडी एशले भी उसे वही कुछ बताने लगी जो वो तस्वुर में देख रहा था। अभी लेडी एशले ने बात खत्म ही की थी कि अचानक पास पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी और लेडी एशले ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। ये फोन फ्रैंकलिन का था, लाटीम सेंटर से। और फिर लेडी एशले इस पर चीखती हुई। इमरान खामोश खड़ा मजबूरन ये सब कुछ सुनता रहा। फोन रखकर लेडी एशले एक बार फिर इमरान की तरफ मुड़ी। तो अब तुम इबरतनाक मौत के लिए तैयार हो जाओ, लेडी एशले ने सर्द लहजे में कहा और स्टूल से उठकर कमरे की एक दीवार की तरफ बढ़ी। उसने दीवार के एक मखसूस हिस्से पर हाथ रखा तो यह हिस्सा एक तरफ हटा और अंदर एक अलमारी नमूदार हो गई। मैडम ने अलमारी में से एक छोटी सी गन उठाई और अलमारी बंद करके वापस मुड़ी। इस गन को देख रहे हो, ये पावरलैंड के साइंसदानों की मखसूस इजाद है। हम इसे ऑडियो गन कहते हैं क्योंकि इसमें लेजर शुआओं को एक मखसूस एंगल में इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं जैसे ही इसका फायर तुम पर करूंगी, लेजर शुआएं तुम्हारे जिस्म को घेरे में ले लेंगी, लेकिन तुम फौरन नहीं मरोगे। पहले तुम्हारे कपड़ों को आग लगेगी, फिर ये आग तुम्हारे जिस्म की खाल जलाएगी, उसके बाद गोश्त और आखिर में हड्डियों का नंबर आएगा। इस तरह तुम रफ्ता रफ्ता चलकर मरोगे, एक अजाबनाक और खौफनाक मौत जिससे किसी सूरत भी छुटकारा ना पा सकोगे, किसी भी सूरत में।
लेडी एशले ने गन का रुख इमरान की तरफ करते हुए इंतहाई सफाकाना अंदाज में कहा और इमरान का दिल जिंदगी में पहली बार कांप उठा। इस कदर खौफनाक और बेहिस मौत का तो उसने कभी तस्वुर भी ना किया था। लो अब अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ, लेडी एशले ने ऑडियो गन के ट्रिगर की तरफ उंगली बढ़ाते हुए कहा। लेकिन दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चौंक पड़ा क्योंकि मशीन गन चलने की हल्की सी आवाज कमरे में गूंजी थी। ये आवाज इमरान ने भी सुनी थी। यूं लग रहा था जैसे कमरे से बाहर खौफनाक अंदाज में फायरिंग हो रही हो। ये कैसी फायरिंग है? कौन कर रहा है? सेंटर में तो कोई आदमी मौजूद नहीं है, लेडी एशले ने बुरी तरह घबराए हुए लहजे में कहा। और फिर वो इसी ऑडियो गन को एक तरफ रखकर तेजी से मशीन की तरफ झुक गई। उसने उसके बटन दबाने शुरू कर दिए। इमरान की नजरें भी घूमकर मशीन पर जम गई। दूसरे लम्हे मशीन के एक कोने पर मौजूद एक स्क्रीन रोशन हुई। इस पर राहदारी का मंजर नजर आ रहा था और यह मंजर देखते ही इमरान का दिल बेइख्तियार उछल पड़ा क्योंकि राहदारी में उसके सारे साथी मौजूद थे जबकि सफदर मशीन गन से फायरिंग कर रहा था। इसका मतलब था कि लेडी एशले का अंदाजा गलत था। उसके साथी हीलियम गैस फायर की जद में ना आए थे और ना सिर्फ उससे बच निकले थे बल्कि यहां तक भी पहुंच चुके थे। ओह, मैं कैसे मेन कंट्रोल रूम से जिंदा निकल आए ये लोग। कमाल है, तुम में से कोई भी नहीं मरता। तुम लोगों ने कहीं आबे हया तो नहीं पी रखा? मैडम ने हैरत से बड़बड़ाते हुए कहा। उसके साथ ही उसने मशीन के निचले हिस्से में मौजूद मुख्तलिफ बटन दबाए और फिर एक हैंडल को खींच लिया। हैंडल खींचकर फौरन ही खटाक से दोबारा अपनी जगह पहुंच गया। लेकिन उसके खींचते ही राहदारी में नीले रंग की तेज रोशनी का झमाका हुआ। उसके साथ ही इमरान के सारे साथी फर्श पर ढेर हो गए। उनके जिस्म चंद लम्हों तक बुरी तरह मुड़ते तड़ते रहे, फिर वो साकित हो गए और लेडी एशले ने मशीन के बाकी बटन ऑफ किए और उठकर खड़ी हो गई। अब मुझे ये राज तुम लोगों से उगलवाना ही पड़ेगा कि आखिर तुम लोग किस तरह भयानक मौत से बच निकले हो, लेडी एशले ने पैर पटकते हुए कहा। और फिर वो इमरान के करीब से गुजरकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। चंद लम्हों बाद जब वो वापस आई तो किसी को बाजू से पकड़े घसीटती हुई अपने साथ अंदर ले आई और फिर उसे इमरान के सामने फर्श पर पटक दिया। और इमरान ने देखा कि ये तनवीर था। वो शायद दरवाजे के बिल्कुल करीब पड़ा हुआ था, इसलिए लेडी एशले उसे घसीट कर ले आई थी। लेडी एशले उसे फर्श पर पटक कर तेजी से दौड़ती हुई वापस उसी दीवार की तरफ बढ़ी जिसमें वो मखसूस अलमारी थी, जिसमें से उसने ऑडियो गन निकाली। और इस बार जब वो वापस मुड़ी तो इसके हाथ में रस्सी का एक गुच्छा मौजूद था। इसने जल्दी से फर्श पर पड़े हुए तनवीर के जिस्म को पलटा और फिर उसके हाथ पुश्त पर मोड़कर उन्हें रस्सी से बांध दिया और फिर उससे सीधा करके उसने उसके पैर भी रस्सी से बांध दिए। अभी अपनी मर्जी से हरकत ना कर सकेगा, लेडी एशले ने बड़बड़ाते हुए कहा और एक बार फिर अलमारी की तरफ बढ़ गई। इस बार वो अलमारी से एक डब्बा उठाकर वापस पलटी। उसने डब्बा स्टूल पर रखा और इसमें से एक सुरंज निकालकर उसने सुरंज की सुई तनवीर के बाजू में घोंप दी और सुरंज में मौजूद बेरंग महलूल इंजेक्ट कर दिया। खाली सुरंज उसने वापस डब्बे में रखी और डब्बा उठाकर वापस अलमारी में रख दिया। उसके वापस मुड़ने तक तनवीर के जिस्म में हरकत पैदा होनी शुरू हो गई। पहले उसका जिस्म उसी तरह मुड़ने तड़ने लगा जैसा कि बेहोश होने से कबल उसकी हालत थी। उसके बाद उसने आंखें खोल दी, साथ ही उसके हलक से कराहें निकलने लगी। लेडी एशले ने ऑडियो गन उठाकर उसे नाल से पकड़ा और दूसरे लम्हे उसने तनवीर के जबड़े पर जोरदार ज़रब लगाई। तनवीर के हलक में भयानक चीख निकली और खटाक की आवाज़ के साथ ही उसका जबड़ा टूट कर लटक गया। तनवीर एक बार फिर बेहोश हो गया। बेहोश तो जल्दी हो जाते हैं लेकिन मरते नहीं कमबख्त, लेडी एशले ने झुंझलाए हुए लहजे में कहा। और उसने गन का बट एक बार फिर तनवीर को मारने के लिए उठाया लेकिन फिर उसका हाथ रुक गया। अगर इसका दूसरा जबड़ा टूट गया तो ये बोलेगा कैसे, लेडी एशले ने कहा। उसके साथ ही उसके हाथ का जाविया बदला और इस बार गन का बट तनवीर के जबड़े पर पड़ने की बजाय उसके पहलू पर पड़ा। यह ज़रा भी खासी जोरदार थी, इसलिए तकलीफ की बेपनाह शिद्दत की वजह से तनवीर होश में आ गया। वो बुरी तरह फड़कने लगा। बोलो, जल्दी बोलो, तुम मरते क्यों नहीं? तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज़ है कि तुम हर सूरत में जिंदा रहते हो? लेडी एशले ने तनवीर के सीने पर अपना पैर रखकर उसे तड़पते बाज रखने की कोशिश करते हुए कहा। इंतहाई तेज लहजे में कहा, जब तक तुम नहीं मरोगे हम में से कोई नहीं मरेगा। कुतिया, तनवीर ने लटके हुए जबड़े के साथ चीखते हुए कहा। और तनवीर का कुतिया कहना था कि लेडी एशले पर तो जैसे जनून का दौरा पड़ गया। उसने गन तो एक तरफ फेंकी और उछलकर उसने दोनों पैरों से तनवीर के सीने और पहलू पर जोरदार किकें लगानी शुरू कर दी। तनवीर के हलक से चंद लम्हे तो चीखें निकलती रहीं लेकिन फिर वो संभल गया और उसके साथ ही फर्श पर पड़ा हुआ जिस्म नीम दायरे की सूरत में यकलख्त घूमा और उसकी दोनों टांगें पूरी कुव्वत से उछलती हुई लेडी एशले की टांगों से टकराई और लेडी एशले अपना तवाज़ुन ना बरकरार रख सकी और मुंह के बल नीचे गिरी। उसका सर पूरी कुव्वत से इस मशीन से टकराया और उसके साथ ही वो बुरी तरह चीखती हुई नीचे तनवीर के जिस्म के ऊपर ढेर हो गई। उसी लम्हे तनवीर यकलख्त पूरे जिस्म समेत उछला और उसने अपने ऊपर गिरी हुई लेडी एशले को मुंह की ज़रब लगाकर एक तरफ उछाला और फिर खुद
पलटियां खाता हुआ उसके करीब किया। उसने अपने ऊपर वाला जिस्म दूर रखा जबकि उसने बंधी हुई टांगों का रुख लेडी एशले की तरफ कर दिया। उसके साथ ही उसकी बंधी हुई दोनों टांगें फिजा में बुलंद हुईं और फिर पूरी कुव्वत से उसने लेडी एशले के पेट पे ज़रब लगाई। लेडी एशले के हलक से चीख निकली और वो तड़प कर टेढ़ी हुई। जोरदार ज़रब ने उसे होश दिला दिया था। इमरान बेहिस्सो हरकत खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। जाहिर है उसके सिवा वो और कर भी क्या सकता था। वैसे इसके नुक्ताए नज़र से तनवीर ने लेडी एशले को होश में लाकर सख्त हमाकत की थी, लेकिन इमरान जानता था कि तनवीर का जहन जिस टाइप का है उसने ऐसा ही करना था। लेडी एशले होश में आते ही टेढ़ी होकर तनवीर की टांगों की जद से निकल गई। उसके साथ ही वो उछलकर खड़ी हुई। उसका चेहरा तकलीफ और गुस्से की शिद्दत से बुरी तरह मसक हो चुका था। उसके साथ ही उसने यकलख्त छलांग लगाई। वो शायद ऑडियो गन उठाना चाहती थी जो तनवीर के जिस्म के दूसरी तरफ स्टूल के पास फर्श पर गिरी हुई थी, इसलिए उसे तनवीर का जिस्म फलांगने के लिए छलांग लगानी पड़ी। लेकिन उसी लम्हे तनवीर का ऊपर वाला जिस्म यकलख्त फिजा में बुलंद हुआ। उसका अंदाज ऐसे था जैसे कोई आदमी यकलख्त उठकर बैठ जाए। और तनवीर की यकलख्त उठने की वजह से लेडी एशले एक बार फिर उसके जिस्म से टकरा कर चीखती हुई साइड के बल फर्श पर गिरी और तनवीर यकलख्त पलटकर इस पर जा गिरा और इस बार तनवीर का सर इसके सर के ऐन ऊपर था। तनवीर ने यकलख्त पूरी कुव्वत से उसकी नाक पर दांत पीसते हुए अपने सर की टक्कर मारी और लेडी एशले के हलक से जोरदार चीख निकली और वो एक लम्हे के लिए फड़क कर साकित हो गई। उसकी नाक से खून की धार बह निकली थी। तनवीर जनूनियों के से अंदाज में मुसलसल उसके चेहरे पर टकरे मारता चला गया, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि लेडी एशले साकित हो गई है वो पलटकर वापस फर्श पर गिरा और जोर जोर से सांस लेने लगा। उसी लम्हे उसकी नज़रें साकित खड़े इमरान से टकराई और इमरान ने जल्दी से पलकें झपकाने शुरू कर दी। तनवीर चंद लम्हे तो खाली खाली नज़रों से इमरान को देखता रहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो इमरान की तरफ मुतवज्जा ही ना हो, लेकिन फिर उसने चौंक कर शऊरी तौर पर इमरान की तरफ बगौर देखा। इमरान मखसूस आई कोड में उसे हिदायत दे रहा था। ठीक है, मैं समझ गया। पहले मुझे अपने हाथ खोलने चाहिए, लेकिन किस तरह खोलूं? तनवीर ने तेज लहजे में कहा और साथ ही उसने आई कोड में उसे यह बात बतानी शुरू कर दी। तनवीर ने शायद ये समझा था कि इमरान सुन भी नहीं सकता, लेकिन इमरान ने फौरन ही आई कोड में उससे बताया कि वो सुन सकता है लेकिन बोल नहीं सकता। तो फिर बताओ मैं हाथ कैसे खोलूं? तनवीर ने उठकर बैठते हुए कहा और इमरान ने तेजी से पलकें झपकानी शुरू कर दी। इमरान उसे बता रहा था कि उसकी उंगलियों के नाखूनों में तेज ब्लेड मौजूद हैं, उन्हें इस्तेमाल कर सकता है। मैं समझ गया, तनवीर ने कहा और फिर वो तेजी से घसीटता हुआ इमरान के पास पहुंचने लगा। इमरान के करीब घसीटते हुए पहुंचने की वजह से अचानक उसकी बंधी हुई टांगें इमरान से टकराई और इमरान का जिस्म यकलख्त एक धमाके से फर्श पर गिरा। इमरान के जहन में सितारे से नाचने लगे। उसे इस तरह गिरने से सख्त तकलीफ पहुंची थी, लेकिन जाहिर है वो कर कुछ ना सकता था। ओ सॉरी, मुझे ख्याल ना रहा था, तनवीर ने कहा और फिर वो अपने जिस्म को मोड़कर इमरान की तरफ ले गया। उसने अपनी पुश्त इमरान की साइड की तरफ की और फिर पीछे खिसकता किया। जब उसके दोनों बंधे हुए हाथों में इमरान का हाथ आया तो उसने इमरान के हाथ का मखसूस अंदाज में झटका दिया। इस तरह इमरान के नाखूनों में मौजूद तेज ब्लेड बाहर निकल आए और फिर तनवीर ने अंदाजे से इमरान की सख्त और कड़ी हुई उंगलियों के सिरे पर अपनी दोनों कलाइयों का दरमियानी हिस्सा रखा और अपने हाथ को तेजी से ऊपर नीचे करने लगा। इमरान का अकड़ा हुआ और सख्त जिस्म काम आ रहा था। अगर हाथ नरम होता तो फिर ब्लेड किसी सूरत काम न कर सकते। तनवीर ने होंठ भींचे हुए थे क्योंकि कई ब्लेड उसकी कलाइयों को भी जख्मी कर रहे थे, लेकिन वो मुसलसल हाथों को हरकत दे रहा था। फिर अचानक उसके हाथ जरा सा अलहदा हुए तो तनवीर ने खुशी से चीखते हुए जोर लगाया। दूसरे लम्हे उसके हाथ आज़ाद हो चुके थे, रस्सी कट गई थी। वेरी गुड, तनवीर ने खुशी से चीखते हुए कहा। फिर उसने इंतहाई तेजी से सबसे पहले अपने पैर रस्सियों से आज़ाद किए। उसके साथ ही उछलकर खड़ा हो गया। पहले मैं इससे पूछ लूं, इसने मेरा जबड़ा तोड़ा है, मैं इसके दोनों जबड़े तोड़ूंगा, फिर कोई और बात करूंगा। तनवीर ने खड़े होते ही कहा और तेजी से स्टूल के पास पड़ी हुई गन की तरफ लपका। जिस्म रस्सियों से आज़ाद होते ही उसके जहन में एक बार फिर इंतकाम का अंधा जुनून सवार हो गया। उसने पलटकर इमरान से कुछ ना पूछा और गन उठाकर वो फर्श पर बेहोश पड़ी हुई लेडी एशले की तरफ लपका। उसने गन को नाल से पकड़ा हुआ था। दूसरे लम्हे उसका हाथ बुलंद हुआ और खटाक की जोरदार आवाज से गन का बट पूरी कुव्वत से लेडी एशले के जबड़े में बढ़ा और लेडी एशले के हलक से एक भयानक चीख निकली। वो शदीद तरीन ज़रब की वजह से यकलख्त होश में आ गई थी। इसका एक जबड़ा वाकई ही टूट गया था, नाक पहले ही पिचक गई थी और चेहरा उसका अपने ही खून से लथड़ा हुआ था। उसकी शक्ल वाकई ही इंतहाई भयानक हो चुकी थी। देखा, इस तरह टूटता है जबड़ा, तनवीर ने मुसरत से किलकिलाकारी मारते हुए कहा। वो तशद्दुद पसंद था, इसलिए वो लेडी एशले की हालत से लुत्फ अंदोज हो रहा था, लेकिन वो ये भूल गया कि लेडी एशले कोई आम औरत नहीं है। इसलिए उसने जैसे ही दूसरी ज़रब लगाने के लिए हाथ ऊंचा किया, लेडी एशले किसी स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछली और उसने उछलकर यकलख्त पूरी कुव्वत से तनवीर के पेट पे अपने सर की टक्कर मारी
وہ تنویر نہ صرف چیختا ہوا پشت کے بل فرش پر گرا بلکہ آڈیو گن بھی اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر دور جا گری۔ لیڈی ایشلے اسے ٹکر مار کر سیدھی ہوئی اور پھر اس نے آڈیو گن کی طرف دوڑ لگا دی، اور جب تک تنویر اچھل کر کھڑا ہوا لیڈی ایشلے گن اٹھا چکی تھی۔ اب واقعی مر جاؤ، لیڈی ایشلے نے چیختے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے گن کا ٹریگر دبا دیا۔ لیکن تنویر یکلخت بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر ایک طرف ہٹا اور گن سے نکلنے والی سرخ رنگ کی شعاع اس کے قریب سے گزرتی ہوئی سیدھی دروازے پر پڑی۔ وہ فرش پر گرے ہوئے عمران کے عین اوپر سے گزری تھی۔ اگر عمران نیچے نہ گرا ہوتا تو یقیناً اس گن سے نکلنے والی خوفناک شعاع کی زد میں آ جاتا۔ واقعی قدرت جو کام بھی کرتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور چھپی ہوتی ہے۔ دروازہ ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ پھر جب تک لیڈی ایشلے گن کا رخ موڑتی، تنویر کی لات نیم دائرے میں گھومتی ہوئی پوری قوت سے اس کے ہاتھوں سے ٹکرائی اور گن لیڈی ایشلے کے ہاتھوں سے نکل کر ایک طرف جا گری۔ لات مارنے کی وجہ سے تنویر بے اختیار گھوما تھا۔ لیڈی ایشلے نے چیختے ہوئے اس وقفے سے ایک بار پھر فائدہ اٹھانا چاہا۔ اس کا جسم تیزی سے مڑا اور اس نے گن کی طرف چھلانگ لگائی، لیکن اس بار تنویر سنبھل گیا تھا۔ اس نے بھی لیڈی ایشلے پر چھلانگ لگائی اور پھر اسے رگیدتا ہوا دور تک لیتا گیا، مگر گن پر لیڈی ایشلے کا ہاتھ پڑ چکا تھا اور لیڈی ایشلے نے رگیدے جانے کے دوران ہی گن کی نال کو پلٹ کر تنویر پر آڈیو گن کا فائر کرنا چاہا، لیکن تنویر نے اس کی یہ کوشش تو البتہ کامیاب نہ ہونی تھی۔ لیکن لیڈی ایشلے کا ایک اور داؤ چل گیا اور جیسے ہی ان دونوں کے جسم دیوار سے ٹکرا کر لیڈی ایشلے کی یکلخت اپنی کوہنیوں کو پیچھے کی طرف موڑ کر کراٹے کا خوفناک داؤ تنویر پر کیا اور تنویر کی حلق سے نہ صرف بے اختیار چیخ نکلی بلکہ وہ یکلخت پیچھے گر کر تڑپنے لگا۔ کوہنیوں کی زوردار ضربوں نے شاید اس کی کئی پسلیوں کو توڑ کر اس کے دل پر زبردست دباؤ ڈالا تھا۔ تنویر کے پیچھے گرتے ہی لیڈی ایشلے یکلخت تڑپ کر اٹھی اور پھر اس نے مڑ کر ہاتھ میں پکڑی ہوئی گن کو سیدھا کرنا ہی تھا کہ تنویر کا جسم کسی سپرنگ کی طرح اچھلا۔ اس کے ساتھ ہی لیڈی ایشلے کے ہاتھ سے آڈیو گن اچھل کر تنویر کی پشت پر جا گری۔ تنویر کلا بازی کھا کر سیدھا ہوا اور اب اس کا چہرہ غصے اور انتقام کی شدت سے پاگلوں جیسا ہو رہا تھا۔ لیڈی ایشلے نے یکلخت اچھل کر تنویر پر حملہ کرنا چاہا، لیکن اب تنویر پاگل پن کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے بھپرے ہوئے سانڈ کی طرح اچھل کر لیڈی ایشلے کو زوردار ٹکر رسید کی اور لیڈی ایشلے چیختی ہوئی پچھلی دیوار سے جیسے ہی ٹکرائی، تنویر نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر یکلخت فضا میں اٹھایا اور بھرپور قوت سے فرش پر پٹک دیا۔ اب اسے قطعاً یہ پرواہ نہ رہی تھی کہ اس کے مقابل کوئی عورت ہے۔ جیسے ہی لیڈی ایشلے چیختی ہوئی نیچے گری، تنویر نے مڑ کر بجلی کی سی تیزی سے آڈیو گن اٹھائی اور دوسرے لمحے اس نے اس کا رخ فرش پر پڑی تڑپتی ہوئی لیڈی ایشلے کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ آڈیو گن سے سرخ رنگ کی شعاع نکلی اور سیدھی لیڈی ایشلے کے جسم سے ٹکرائی۔ اس کے ساتھ ہی لیڈی ایشلے کے کپڑے یکلخت بھڑک اٹھے۔ وہ اس طرح جل رہے تھے جیسے ان پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی گئی ہو۔ لیڈی ایشلے بری طرح چیختی ہوئی اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن پھر یہ یکلخت گر گئی۔ وہ آگ ایک بھڑکتے ہوئے شعلے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس کی خوفناک چیخوں نے پورے کمرے کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بری طرح ہاتھ پیر پٹک رہی تھی جبکہ تنویر ہونٹ بھیجے دیوار کے ساتھ لگا کھڑا اسے عبرتناک موت مرتا دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اب بالکل سپاٹ تھا۔ وہ لیڈی ایشلے کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے وہ لیڈی ایشلے انسان کی بجائے کوئی خوفناک درندہ ہو۔ لیڈی ایشلے کی چیخیں اب مدم پڑتی جا رہی تھی۔ آگ مسلسل بھڑک رہی تھی اور پھر چیخیں کراہوں میں اور آخر میں ہلکی ہلکی سسکیوں میں تبدیل ہو گئی۔ اور ایک ہچکی کے ساتھ لیڈی ایشلے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کا پورا جسم مسلسل آگ میں جل رہا تھا اور کمرے میں اب جلتے ہوئے گوشت کی بو بری طرح پھیل گئی تھی۔ لیڈی ایشلے جس خوفناک موت کو عمران پر وارد کرنا چاہتی تھی، اس خوفناک اور عبرتناک موت کا وہ خود شکار ہو چکی تھی۔ پاور لینڈ کی چیئرمین جسے اپنے ناقابل شکست ہونے کا غرور تھا، آہستہ آہستہ راکھ کا ڈھیر بنتی جا رہی تھی۔ تنویر کا چہرہ اب معمول پر آ چکا تھا۔ ویسے اس نے اپنی زندگی کی بقا کی خوفناک جنگ لڑی تھی، لیکن ایشلے نے بار بار اس پر آڈیو گن کا وار کرنا چاہا، لیکن تنویر اس کی زد سے باہر ہر بار بچ نکلا تھا۔ وہ اب عمران کی طرف متوجہ ہوا جو اسی طرح پہلو کے بل فرش پر گرا پڑا تھا۔ البتہ اس کا چہرہ چونکہ اندر کی طرف تھا، اس سے یہ ساری جنگ اور لیڈی ایشلے کی خوفناک موت کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی تنویر عمران کی طرف مڑا، عمران نے فوراً ہی اپنی پلکیں جھپکنا شروع کر دی کیونکہ اب وہ خود فوری طور پر ٹھیک ہونا چاہتا تھا۔ اس نے تنویر کو آئی کوڈ میں بتایا کہ فوراً کہیں سے پانی لا کر وہ اس کے سینے اور پیٹ پر ڈالے، پھر عمران ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، میں ابھی کہیں سے پانی لاتا ہوں، تنویر نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر وہ آڈیو گن کو کاندھے سے لٹکائے تیزی سے چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اور تقریباً 5 منٹ بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا جگ تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ اس نے پانی کا جگ عمران کے سینے اور پیٹ پر انڈیل دیا اور خود ایک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔
चंद लम्हों बाद इमरान के जिस्म में हरकत पैदा होनी शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता इमरान का जिस्म पूरी तरह हरकत में आता गया और इमरान पहले उठकर बैठ गया और फिर एक झटके से उठ खड़ा हुआ। तुमने बड़ी खौफनाक मौत मारा है लेडी एशले को। इमरान ने उठकर खड़े होते हुए कदरे सर्द लहजे में तनवीर से मुखातिब होकर कहा, इससे यही मौत मरना चाहिए था। उसने मुझे ये मौत देने की पूरी कोशिश की है। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, अब हमें फौरन यहाँ से निकलना है। वो डब्बा निकालो जिसमें इंजेक्शन मौजूद है ताकि सारे साथी जल्द से जल्द होश में आ जाएं। इमरान ने कहा। फिर वो उस अलमारी की तरफ बढ़ गया जो अभी तक खुली हुई थी और फिर उसने वो डब्बा निकाला। इसमें खासी तादाद में इंजेक्शन्स मौजूद थे। इमरान डब्बा लेकर बाहर राहदारी में आया और फिर उसने बारी बारी सब साथियों को वो इंजेक्शन लगा दिए और थोड़ी देर बाद वो सब होश में आ चुके थे। जब उन्हें तनवीर और लेडी एशले की जंग और फिर लेडी एशले की खौफनाक और इबरतनाक मौत का पता चला तो वो बेहद हैरान हुए कि उनकी बेहोशी के दौरान इस कदर खौफनाक वाक़यात गुजर चुके हैं। इमरान उन्हें बातें करता छोड़कर वापस कमरे में चला गया और जब वो लोग अंदर आए तो इमरान मशीन के सामने स्टूल पर बैठा मशीन के मुख्तलिफ बटन दबाने में मसरूफ था। ये किस किस्म की मशीन है इमरान साहब, और अब यहाँ से निकलेंगे कैसे? ब्लैक ज़ीरो ने आगे बढ़कर पूछा। मैं तो लेडी एशले को इसलिए जिंदा रखना चाहता था ताकि उसकी मदद से इस खौफनाक सेंटर से बाहर निकल सके, लेकिन वो तो अब ख़त्म हो चुकी है, इसलिए उसके मुतालिक सोचना बेकार है। ये मशीन इलेक्ट्रॉन बमों की ऑपरेटिंग मशीन है। उसकी मदद से लेडी एशले ने इस कमरे और राहदारी को उड़ाया था जिसमें हम मौजूद थे, और अब इस मशीन की मदद से इस पूरे सेंटर को हमेशा के लिए उड़ाना चाहता हूँ। इमरान ने सर उठाए बगैर जवाब दिया। लेकिन अगर हम बाहर ना निकल सके तो फिर खुद भी इस सेंटर के साथ ही उड़ जाएंगे। सफदर ने कहा, यार आज तक जहाज़ों के जरिए उड़ते रहे हैं, अब अगर बमों से उड़ेंगे तो चलो कुछ इनफरादियत तो रहेगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके साथ ही वो मुसलसल एक नॉब को घुमाए जा रहा था। अब मशीन के हर खाने में एक एक बल्ब तेजी से जल रहा था। उसके बाद ही इमरान उठकर खड़ा हो गया। मैंने इस पर 1 घंटे का वक्त सेट कर दिया है क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा इसमें वक्फा ही ना था। 1 घंटे बाद ये मशीन खुद ब खुद फाइनल ऑपरेट होगी। उसके साथ ही शाहजहां सेंटर के सारे सेक्शन तबाह हो जाएंगे, इसलिए अब हमें 1 घंटे के अंदर ही यहाँ से निकलना होगा। इमरान इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। लेकिन फिर उससे पहले कोई उसकी बात का जवाब देता पास पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी और इमरान ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। यस, लेडी एशले। इमरान ने लेडी एशले के लहजे में कहा, तुम कौन हो? तुम्हारी आवाज़ लेडी एशले से मिलती ज़रूर है लेकिन पूरी तरह नहीं। कौन बोल रहा है, जल्दी बताओ। दूसरी तरफ से हेनरी की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी और इमरान हेनरी की जहानत पर दिल ही दिल में ईमान ले आया क्योंकि हेनरी ने पहली बार इमरान और लेडी एशले की आवाज़ के फ़र्क को महसूस कर लिया था। हालांकि फ्रैंकलिन इस फ़र्क को ना समझ सका था और जाहिर है आवाज़ और लहजा को कितना ही हूबहू बना लिया जाए, बहरहाल कुछ ना कुछ फ़र्क तो ज़रूर ही रहता है। ओह हेनरी, तुम। पहले मैंने तुम्हारी जहानत के किस्से सुने थे लेकिन आज पता चला ये किस्से दुरुस्त हैं। मैं इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने इस बार अपने असल लहजे में कहा कि क्या तुम इमरान, तुम जिंदा हो? लेकिन लेडी एशले तो कह रही थी कि तुम मर चुके हो। हेनरी की फटी फटी आवाज़ सुनाई दी। कहने से क्या होता है मिस्टर हेनरी, दुनिया तो कुछ ना कुछ कहती रहती है। अब किसी की ज़बान को तो कोई रोक नहीं सकता। अलबत्ता ज़ुबान सिर्फ एक ही सूरत में रुक सकती है कि बेचारी मुर्दा हो जाए और उससे पक्का कर खा लिया जाए। लेकिन लेडी एशले की जुबान तो अब पकने की भी काबिल नहीं रही। अब राख के ढेर को भला किस तरह पकाया जा सकता है? इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं उलट गया? कहाँ है लेडी एशले? हेनरी ने हैरत की बेपनाह शिद्दत की वजह से रुक रुक कर कहा। अगर तुम इस टेलीफोन के जरिए देख सकते हो तो देख लो। वो सामने इसका जिस्म राख का ढेर बना पड़ा है और वो ऑडियो गन से निकलने वाली रेस का शिकार मुझे और मेरे साथियों को बनाना चाहती थी, लेकिन बन गई खुद। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। ओह गजब हो गया, मैं इसका इंतकाम लूंगा अभी और फौरन। हेनरी ने चीखते हुए कहा। उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। जल्दी करो, निकलो यहाँ से, शायद पावरलैंड का कोई खास हरबा अब हम पर इस्तेमाल किया जाएगा। इमरान ने रिसीवर रखकर तेज लहजे में कहा और फिर उछलकर कमरे से बाहर निकल आया। उसके साथ तेजी से बाहर राहदारी में आ गए। लेकिन अब जाए कहाँ? सफदर ने झुल्लाए हुए लहजे में कहा। कोई ना कोई रास्ता तो बहरहाल तलाश करना पड़ेगा, इमरान ने कहा और तेजी से एक तरफ को दौड़ने लगा। उसके साथ ही उसके पीछे थे। एक राहदारी मुड़कर वो लिफ्ट के जरिए नीचे उतर आए और फिर थोड़ी देर बाद इमरान लेकर उस 6th एवेन्यू में पहुंच गया जहां सबसे पहले ऑड्रे उन्हें लेकर आया था। इमरान शायद उसी रास्ते से 0 पॉइंट में जाना चाहता था लेकिन अब वो रास्ता बंद था। ऑडियो गन मुझे दो तनवीर, इमरान ने कहा और तनवीर के हाथ से गन झपट कर उसने सामने मौजूद दीवार की तरफ उसका रुख किया और ट्रिगर दबा दिया। गन से निकलने वाली शुआएं दीवार पर पड़ी तो दीवार का एक खासा बड़ा हिस्सा एक जोरदार धमाके से दूसरी तरफ जा गिरा और इमरान उछलकर इस दरवाजे को क्रॉस कर गया। अब वो एक और राहदारी में थे। इमरान साहब, मैंने एक हेलीकॉप्टर देखा है यहाँ, अचानक टाइगर ने चीखते हुए कहा। हेलीकॉप्टर कहाँ है? आगे भागता हुआ इमरान यकलख्त रुक कर मुड़ा। इधर इस कमरे में दरवाजे में झरी है।
اس میں سے دیکھا ہے، ٹائیگر نے پیچھے موجود ایک دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور وہ سب واپس مڑ کر اس دروازے کی طرف بھاگ پڑے۔ دروازہ کھول کر جب اندر داخل ہوئے تو یہ بہت بڑا ہال تھا جس میں 2 بڑے بڑے ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر کھڑے ہوئے تھے، اور وہاں موجود نشانات سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں 4 اور ہیلی کاپٹر بھی کھڑے تھے، لیکن اب وہ وہاں صرف ان کے نشانات تھے۔ اوہ، میرے خیال میں فرینکلن اور اس کے ساتھی انہی 4 ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹروں کی مدد سے یہاں نکلے ہیں، عمران نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے ایک سائڈ پر دیوار میں لگے ہوئے بڑے سے بورڈ کی طرف لپکا۔ اس بورڈ پر صرف سرخ رنگ کا ایک بڑا سا ہینڈل نصب تھا۔ عمران نے قریب جا کر اس ہینڈل کو زور سے نیچے کی طرف کھینچا تو چھت ایک زوردار گڑگڑاہٹ سے درمیان سے پھٹ کر سائڈوں میں ہٹتی چلی گئی۔ اب اوپر آسمان نظر آ رہا تھا۔ جلدی کرو، ہیلی کاپٹر میں بیٹھو، جلدی، عمران نے چیخ کر کہا، اور خود بھی قریب ترین ہیلی کاپٹر کی طرف دوڑ پڑا، اور چند ہی لمحوں میں سب اس بڑے ہیلی کاپٹر میں سوار ہو چکے تھے۔ عمران نے پائلٹ سیٹ سنبھال ہی لی تھی کہ اچانک گڑگڑاہٹ کے ساتھ چھت دوبارہ مل گئی، اور عمران اور اس کے ساتھی یکلخت بری طرح چونک پڑے۔ ارے یہ کیا؟ سب نے بیک وقت چونکتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، وہ ہینڈل دوبارہ اپنی جگہ چلا گیا ہے، شاید اس کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ ہینڈل ایک مخصوص وقت پر خود بخود واپس چلا جاتا ہے، عمران کی پچھلی نشست پر بیٹھے ہوئے ٹائیگر نے کہا، اور پھر عمران کے سر ہلاتے ہی وہ یکلخت اچھل کر ہیلی کاپٹر سے نیچے اترا اور دوڑتا ہوا اس ہینڈل کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے ہینڈل کو نیچے کھینچا تو چھت ایک بار پھر زوردار گڑگڑاہٹ سے درمیان سے پھٹ کر سائیڈوں میں غائب ہو گئی۔ ٹائیگر نے ہینڈل کو پکڑے رکھا، اور عمران نے ایک جھٹکے سے ہیلی کاپٹر کا جس کا انجن وہ پہلے ہی سٹارٹ کر چکا تھا فضا میں بلند کیا، اور ٹائیگر دوڑتا ہوا بلند ہوتے ہیلی کاپٹر پر چھلانگ لگا کر سوار ہوا، اور ہیلی کاپٹر تیزی سے چھت سے باہر نکل کر اوپر فضا میں بلند ہوتا گیا۔ اس کے ساتھ ہی عمران کے سب ساتھیوں نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا، کیونکہ وہ زندہ سلامت اس خوفناک سینٹر سے باہر نکل آنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ پھر ہیلی کاپٹر سے ٹرانسمیٹر کی آواز سنائی تھی۔ عمران نے ہونٹ بھیجتے ہوئے ٹرانسمیٹر آن کیا۔ ہیلو عمران، میں ہنری بول رہا ہوں۔ تم سمجھ رہے ہوگے تم لوگ اس طرح ساجان سینٹر سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تم اب بھی پاور لینڈ کے ٹارگٹ میں ہو۔ تم نے لیڈی ایشلی کو ختم کر کے نہ صرف اپنے بلکہ اپنے ملک کے دارالحکومت کے 1 کروڑ افراد کی زندگیوں پر موت کی مہر لگا دی ہے۔ میں نے لیڈی ایشلی کی موت کی خبر ترمیزی کو دے دی ہے، اور ترمیزی اپنی بیوی کی موت پر پاگل ہو گیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ریڈ پاور کی لیبارٹری کی تکمیل میں صرف 3 دنوں کا وقفہ رہ گیا ہے، اور 3 دنوں کے بعد وہ ریڈ پاور آن کر کے دارالحکومت کے 1 کروڑ افراد کو راکھ کا ڈھیر بنا کر اپنی بیوی کی موت کا انتقام لے گا۔ یہ میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تمہیں معلوم ہو سکے کہ تم نے لیڈی ایشلی کو ختم کر کے کتنی بڑی حماقت کی ہے۔ اوور، ہنری کی تیز آواز ہیلی کاپٹر میں گونج رہی تھی، اور عمران کے سب ساتھیوں کے چہروں پر دارالحکومت کے 1 کروڑ افراد کی بھیانک موت کا سن کر شدید خوف کے آثار ابھر آئے تھے۔ جبکہ تنویر جیس نے لیڈی ایشلی کو ختم کیا تھا، اس کا چہرہ خوف کی وجہ سے زرد پڑ گیا تھا۔ لیڈی ایشلی بھی ایسے ہی دعوے کرتی تھی مسٹر ہنری، لیکن تم نے دیکھا کہ اس کا انجام کس قدر عبرتناک ہوا، اور ایسا انجام ترمیزی کا بھی ہوگا اور تمہارے پاور لینڈ کا بھی۔ اوور، عمران نے ہونٹ بھیجتے ہوئے جواب دیا۔ ہیلی کاپٹر اب خاصی تیز رفتاری سے پرواز کر رہا تھا۔ یہ دعوے نہیں ہیں، حقیقت ہے، اس کا مظاہرہ ابھی ہو جاتا ہے۔ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ پاور لینڈ کس قدر طاقتور ہے۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے ہنری نے تنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران ہونٹ بھیجے ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ ہنری ان کے خلاف کیا حربہ اختیار کرے گا، کیا کوئی لڑاکا تیار ہے ان کے ہیلی کاپٹر کو ختم کرنے کے لیے بھیجے گا، یا ریس میزائلوں سے حملہ کرے گا، کہ اچانک ہیلی کاپٹر کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر کا رخ یکلخت تیزی سے مڑا، اور جب تک عمران سمجھتا ہیلی کاپٹر مڑ کر واپس شاہجہان سینٹر کی طرف اڑنے لگا۔ یہ کیا ہوا؟ سب ساتھیوں نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا، جبکہ عمران کے ہاتھ تیزی سے مشینری کو چیک کرنے میں مصروف تھے۔ ہیلی کاپٹر کی مشینری کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، یہ ریڈیائی کنٹرول میں ہے، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ پھر اس نے ایک نظر نیچے ڈالی، لیکن ہیلی کاپٹر خاصی بلندی پر تھا، بغیر پیراشوٹ کے اتنی بلندی سے چھلانگ بھی نہ لگائی جا سکتی تھی، اور وہ سب واقعی بے بس سے ہو کر رہ گئے۔ ہیلو، تم نے دیکھا کیا ہوا ہے؟ اور اب دیکھو کہ یہ ہیلی کاپٹر فضا میں کس طرح دھماکے سے پھٹتا ہے۔ میں تمہیں واپس زمین پر اتارنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ اوور، اچانک ٹرانسمیٹر میں سے ہنری کی آواز بلند ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر کو ایک زوردار جھٹکا لگا، اور ہیلی کاپٹر یکلخت جھٹکا کھا کر رک گیا۔ اب وہ اسی جگہ پر معلق ہو گیا تھا۔ جناب ہنری صاحب، ٹھیک ہے، تم ہیلی کاپٹر تباہ کر کے ہمیں ختم کر دو، لیکن تمہارا شاہجہان سینٹر اور 0 پوائنٹ بھی نہ بچ سکے گا۔ ہماری جانیں رائگاں نہیں جائیں گی۔ اوور، اچانک عمران کی آواز بلند ہوئی۔ اس کے لہجے سے بجائے گھبراہٹ کے گہرا اطمینان ظاہر ہو رہا تھا۔ میں نے چیک کر لیا ہے، تم نے الیکٹران بموں کو چارج کر دیا ہے، اور اس مشین میں موجود ٹائم چارجر آن کر دیا ہے، اور اب اتنا کم وقفہ رہ گیا ہے کہ میں شاہجہان سینٹر اور 0 پوائنٹ کو تباہی سے نہیں بچا سکتا۔
लेकिन अगर साचान सेंटर और 0 पॉइंट के बदले हम तुम लोगों को पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के 1 करोड़ अफराद का खात्मा करते तो मेरे ख्याल में सौदा महंगा नहीं रहेगा। हमेशा के लिए गुड बाय। हेनरी की आवाज़ ट्रांसमीटर से निकलनी बंद हो गई। ये तो बाद में पता चलेगा कि कौन सौदा सस्ता है और कौन सा महंगा। फिलहाल तो साचान सेंटर और 0 पॉइंट की तबाही सामने है, इमरान ने कहा। फिर वो इंतहाई बरकरफ्तारी से अपनी सीट से उठा और दूसरे लम्हे उसने खुली खिड़की में पैर रखे और फिर उछलकर वो हेलीकॉप्टर के ऊपर वाले हिस्से में चढ़ आया और सारे काम में से सिर्फ चंद लम्हे लगे। इमरान के बाकी साथी सहमे हुए बैठे थे। उन्हें मालूम था कि किसी भी हेलीकॉप्टर एक धमाके से फटेगा और उसके साथ ही उनके जिस्मों के पुर्जे उठ जाएंगे और इन सब के दिलों की धड़कनें यकलख तेज हो गई थी। जबकि इमरान हेलीकॉप्टर की छत पर ना जाने क्या करने गया था और फिर अचानक हेलीकॉप्टर को एक जोरदार झटका लगा और इन सब के दिल उछलकर हलक में आ गए। जिंदगी का आखिरी लम्हा शायद आन ही पहुंचा था। हेनरी एक देव हेकल मशीन के सामने बैठा हुआ तेजी से उसके मुख्तलिफ बटन दबाए चला जा रहा था। उसके सर पर हेडफोन चढ़ा हुआ था। देव हेकल मशीन पर बेशुमार रंगों के छोटे बड़े बल्ब चल रहे थे और दरमियानी स्क्रीन पर एक हेलीकॉप्टर फिजा में मुअल्लक नजर आ रहा था। नंबर 3, जल्दी करो, रेंज बम ऑन करो जल्दी, इन शैतानों को मजीद वक्फा नहीं मिलना चाहिए। हेनरी ने एक बटन दबाकर चीखते हुए कहा, बॉस रेंज बम चार्ज हो रहा है, सिर्फ 1-2 मिनट मजीद चाहिए। मशीन में से एक आवाज उभरी और हेनरी ने होंठ भींच लिए। उसी लम्हे उसने एक साय को हेलीकॉप्टर की खिड़की से निकलकर ऊपर छत में चढ़ते देखा तो उसने जल्दी से हाथ उठाकर एक नॉब को तेजी से घुमाया तो स्क्रीन पर हेलीकॉप्टर फैलता चला गया। अब हेलीकॉप्टर में बैठे हुए अफराद और ऊपर चढ़ता हुआ आदमी साफ नजर आ रहा था। अरे ये क्या कर रहा है? ये हेलीकॉप्टर के पंखे के साथ क्या कर रहा है? हेनरी ने पूरी तरह चीखते हुए कहा, बॉस ये शख्स रेडियाई कंट्रोल एरियल के राड खोलने की कोशिश कर रहा है। अचानक मशीन में से एक और चीखती हुई आवाज सुनाई थी, रेडियाई कंट्रोल रॉड को खाली हाथों से? ये कैसे मुमकिन है? हेनरी ने हैरत भरे लहजे में कहा और साथ ही उसने एक बटन दबा दिया। नंबर 3, क्या कर रहे हो? रेंज बम ऑन करो अहमक आदमी, जल्दी करो। हेनरी इतने जोर से बोला था कि उसकी आवाज फट गई थी। बॉस सिर्फ 15 सेकंड रह गए हैं, उसे चार्ज होने में सिर्फ 15 सेकंड। नंबर 3 की घबराई हुई आवाज सुनाई दी और हेनरी ने होंठ भींच लिए और फिर अचानक उसने हेलीकॉप्टर को एक जोरदार झटका खाते देखा। बॉस हमारा रेडियाई कंट्रोल हेलीकॉप्टर पर खत्म हो गया है, उसने राड खोल लिया है बॉस। अचानक पहले वाली आवाज मशीन में गूंजी और हेनरी बेख्तियार उछलकर खड़ा हो गया। बॉस रेंज बम चार्ज हो गया है लेकिन अब उनको ऑन नहीं हो रहा, सिलसिला खत्म हो चुका है। नंबर 3 की सहमी हुई आवाज सुनाई दी और हेनरी इस बार वापस कुर्सी पर ढेर हो गया जैसे जवारी अपनी जिंदगी की आखिरी बाजी भी हार चुका हो। अब वो कैसे ऑन हो सकता है? कंट्रोल ही खत्म हो गया है, हेनरी ने डूबते हुए लहजे में कहा। स्क्रीन पर हेलीकॉप्टर झटका खाकर तेजी से आगे बढ़ा चला जा रहा था। उसकी छत पर पंखे के राड को पकड़ने वाले आदमी अब तेजी से इधर उधर झूल रहा था। हेनरी बोनट पीछे उसे देखता रहा। फिर उसने उसकी दोनों टांगे एक लम्हे के लिए हेलीकॉप्टर की खुली खिड़की में रुकते और फिर उसे यकलख्त फिसलकर खिड़की के अंदर गायब होते देखा। उसके हलक से एक तवील सांस निकली। ओह, ये वाकई ही इंतहाई खतरनाक और माकूफुल फितरत लोग हैं। इस कदर बारीक पीछों को हाथ से खोल लेना मुमकिन है, नामुमकिन है। काश रेंज बम फायर करने के लिए मैं हेलीकॉप्टर को मुअल्लक करने पर मजबूर ना होता तो फिर देखता ये किस तरह बच निकलते हैं। हेनरी ने बड़बड़ाते हुए कहा, बॉस मैं नंबर 6 बोल रहा हूँ, हेलीकॉप्टर का रुख लाडीम सेंटर की तरफ है। अगर आप हुक्म दें तो लाडीम सेंटर को हुक्म दिया जा सकता है कि वो अपने खुफिया अड्डे से इन पर मिसाइल फायर कर दें। मशीन में से एक नई आवाज निकली और हेनरी यकलख चौंक कर सीधा हो गया। ये बात उसके जहन में ही ना आई थी। हाँ बिल्कुल, जल्दी लाडीम सेंटर को कनेक्ट करो फौरन, हेनरी ने यकलख चीखते हुए कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से नंबर 6 ने मौतबाना लहजे में कहा और हेनरी खामोश बैठा रहा। स्क्रीन अब साफ हो चुकी थी। हेलीकॉप्टर अब इस पर नजर आ रहा था। वो शायद मशीन की रेंज से निकल गया था। हेलो, लाडीम सेंटर से टी-गॉल इंचार्ज बोल रहा हूं, ओवर। अचानक मशीन में से एक आवाज निकली, हेनरी फ्रॉम हेडक्वार्टर, ओवर। हेनरी ने लहजे को बावकार और बारोब बनाते हुए कहा, यस चीफ बॉस, हुक्म सर। टी-गॉल का लहजा सहमा हुआ था। सुनो टी-गॉल, लाडीम सेंटर में लड़ाका तैयारे मौजूद हैं, ओवर। हेनरी ने पूछा, लड़ाका तैयारे? नहीं सर, पहले होते थे लेकिन 1 साल कबल चेयरमैन मैडम एशले के हुक्म पर उन्हें वहां से हटा लिया गया था क्योंकि मकामी हुकूमत को उसकी खबर हो गई थी। टी-गॉल ने जवाब देते हुए कहा, ओ अच्छा, मिसाइल फायरिंग मशीन तो मौजूद है, ओवर। हेनरी ने इस बार चीखते हुए पूछा। वो चूंकि यहाँ हेडक्वार्टर की अंदरूनी लेबॉर्ट्री का इंचार्ज था इसलिए उसे बैरूनी सेंटर के मुतल्लिक ज्यादा इल्म न था। ये काम लेडी एशले और तिरमिजी सर अंजाम देते हैं। यस बॉस, मिसाइल फायरिंग सेक्शन मौजूद है, ओवर। टी-गॉल ने जवाब दिया और हेनरी ने कदरे एतमीनान का सांस लिया। इसकी रेंज कितनी है, ओवर? हेनरी ने अचानक एक ख्याल के तहत पूछा। महदूद रेंज है बॉस, ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर तक, बॉस, ओवर। टी-गॉल ने जवाब दिया।
काफी है, अब मेरा हुक्म गौर से सुन लो। शाहजहां सेंटर का एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर शाहजहां सेंटर से उड़कर लाडीम सेंटर की तरफ आ रहा है। इसमें पावरलैंड के मुजरिम सवार हैं। इनका रुख लाडीम सेंटर की तरफ है। जैसे ही ये मिसाइल रेंज में आए तो तुमने इन पर फायर खोल देना है। उसे हर कीमत पर फिजा में ही तबाह होना चाहिए, सुना? हर कीमत पर। किसी किस्म की मामूली सी कोताही भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओवर, हेनरी ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, हुक्म की तामील होगी बॉस। ओवर, टी गॉल ने जवाब दिया। जैसे ही हेलीकॉप्टर तबाह हो तो तुमने फौरन हेडक्वार्टर रिपोर्ट करनी है, फौरन, बगैर कोई वक्त जाया किए। और सुनो, फौरन इंतजामात मुकम्मल कर लो, क्योंकि हेलीकॉप्टर इंतहाई तेज रफ्तारी से लाडीम सेंटर की तरफ बढ़ रहा है। वो ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 मिनटों बाद तुम्हारी रेंज में पहुंच जाएगा। ओवर, हेनरी ने कहा। ठीक है बॉस। ओवर, दूसरी तरफ से टी गॉल ने जवाब दिया और हेनरी ने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता खत्म कर दिया। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान के खासे आसार उभर आए थे, क्योंकि उससे मालूम था कि एक बार हेलीकॉप्टर लाडीम सेंटर की रेंज में पहुंच गया तो फिर खौफनाक मिसाइलों के फायर से कुछ सूरत कभी भी नहीं बच सकेगा। लेकिन उसके साथ साथ उसके जहन और दिल में जबरदस्त बेचैनी और इस्तराब करवटें ले रहा था, क्योंकि इमरान जैसे आदमी की मौत की मनसूबाबंदी कर लेने के बावजूद उसे यकीन आ रहा था कि यह मनसूबाबंदी वाकई ही कामयाब हो जाएगी। इसलिए वो नतीजा सुनने के लिए बुरी तरह बेचैन हो रहा था। फिर तकरीबन 12 मिनट बाद अचानक मशीन में से ट्रांसमीटर कॉल की मखसूस आवाज सुनाई थी और हेनरी ने बुरी तरह चौंक कर एक बटन दबा दिया। हेलो, टी गॉल फ्रॉम लाडीम सेंटर कॉलिंग। ओवर, टी गॉल की पुरजोश आवाज सुनाई थी। यस हेनरी बॉस अटेंडिंग, रिपोर्ट दो। ओवर, हेनरी ने बड़ी मुश्किल से अपने लहजे को पुरसकून बनाने की कोशिश करते हुए पूछा, क्योंकि वो अपने एक मातहत पर अपनी बेचैनी जाहिर ना करना चाहता था। कामयाबी बॉस, हेलीकॉप्टर अभी चंद लम्हे कबल हमारी रेंज में दाखिल हुआ। हम इस पर मिसाइल फायर करने के लिए पूरी तरह तैयार थे और बॉस पहला मिसाइल ही ठीक निशाने पर बैठा और हेलीकॉप्टर उड़ान में ही रेजा रेजा होकर बिखर गया। टी गॉल ने मुसरत भरे लहजे में कहा। तुमने इसका मलबा चेक कर लिया है? इसमें इंसानी लाशें मौजूद हैं। ओवर, हेनरी ने होंठ भींचते हुए कहा, क्योंकि उसे कामयाबी की रिपोर्ट मिलने के बावजूद इमरान और उसके साथियों की इतनी आसानी से मर जाने पर यकीन ना आ रहा था। यस बॉस, मैं मलबा चेक करके ही आपको कॉल कर रहा हूँ। मलबे में से इंसानी जिस्मों के रेजे और फटे हुए कपड़े मिले हैं। ओवर, टी गॉल ने जवाब दिया। लाशें नहीं हैं। ओवर, हेनरी ने पूछा। वैसे फटे हुए कपड़े का सुनकर उसकी आंखों में चमक उभर आई थी। बॉस, खौफनाक मिसाइल के टकराने के बाद इंसानी लाशों का सही सलामत मिलने का तो तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। हेलीकॉप्टर का कोई पुर्जा सलामत नहीं है। ओवर, टी गॉल के लहजे में हैरत थी। ठीक है, तुम इन कपड़ों को बंडल बनाकर हेडक्वार्टर रवाना कर दो। ओवर, हेनरी ने इत्मीनान का एक तवील सांस लेते हुए कहा। ओके बॉस, वैसे बॉस एक दरख्वास्त है कि फ्रैंकलिन को माफी नहीं मिल सकती, वो और उसके साथी बेहद परेशान हैं। ओवर, टी गॉल ने डरते हुए कहा। कैसी माफी, क्या कह रहे हो? फ्रैंकलिन कहाँ है? ओवर, हेनरी ने चौंकते हुए कहा। इसने इमरान से बात होने के बाद शाहजहां सेंटर को मसनूई सियारे में मौजूद मशीनी आंख के जरिए चेक किया था, लेकिन वहां कोई इंसान मौजूद ना था। उसे हेनरी यही समझा था कि शाहजहां सेंटर और 0 पॉइंट का सारा अमला इमरान उसके साथियों के हाथों मारा जा चुका होगा। मशीनी आंख के जरिए ही उसे पता चला था कि इमरान ने इलेक्ट्रॉन बम चार्ज करके टाइम चार्जर लगा दिया है। आपको इल्म नहीं बॉस, मैडम लेडी एशले का हुक्म था बॉस। टी गॉल ने पूरी तफसील से सब कुछ बता दिया। ओ अच्छा, ठीक है, मैं मैडम से कह दूंगा। तुम इन सबको अब 06 सेंटर जाने का कह दो, अब ये वहीं रहेंगे। ओवर, हेनरी ने सर हिलाते हुए कहा। जाहिर है वो टी गॉल को क्या बताता कि फ्रैंकलिन की किस्मत का फैसला करने वाली मैडम की अपनी किस्मत का फैसला हो चुका है, और जाहिर है मैडम का गुस्सा बेचा था। हेनरी समझ गया था कि ये सारा खेल इमरान ने खेला होगा। उसने हेनरी को भी लेडी एशले की आवाज में चक्कर देने की कोशिश की होगी, लेकिन अब ये हेनरी की खुशकिस्मती थी या फिर इमरान की बदकिस्मती कि हेनरी जैसे जिस मशीन के जरिए कॉल कर रहा था वो आम ट्रांसमीटर ना था। इसमें कंप्यूटर के जरिए आवाज चेक की जाती थी, इसलिए मशीन ने फौरन ही बता दिया कि बोलने वाली लेडी एशले नहीं है, लेकिन क्योंकि लेडी एशले की असल आवाज़ कंप्यूटर में पहले ही क्लियर थी। हाँ, अगर कोई मुतलका आदमी होता तो शायद कंप्यूटर उसकी आवाज़ का फ़र्क ना बता सकता। इस वजह से हेनरी को आवाज़ के इस फ़र्क का पता चल गया और इस तरह इमरान सामने आ गया। इसलिए उसने फ्रैंकलिन को माफ़ कर दिया था, लेकिन चूंकि अब शाहजहां सेंटर और 0 पॉइंट की तबाही में सिर्फ चंद मिनट ही बाकी रह गए थे, इसलिए उसने उन्हें दूसरे सेंटर में एडजस्ट करने के अहकाम सादिर कर दिए। हेनरी ने टी गॉल को पैगाम देने के बाद ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फिर उसने एक ऑपरेटर को पाकिशिया में तिरमिजी से कॉल मिलाने का हुक्म दिया ताकि तिरमिजी को वो इत्तला दे दे कि उसने इमरान और उसके साथियों का खात्मा करके लेडी एशले की मौत का फौरी इंतकाम ले लिया है। और चंद लम्हों बाद तिरमिजी लाइन पर आ गया। तिरमिजी, मैंने मैडम की मौत का इंतकाम ले लिया है। इमरान उसके साथी मारे जा चुके हैं। ओवर, हेनरी ने उससे बताया। ओ काश तो मैं उन्हें ना मारते, मैं अपने हाथों से इनकी बोटियां उड़ाना चाहता। बहरहाल ठीक है, लेकिन मैडम
कि मौत इतनी सस्ती नहीं है, सिर्फ चंद आदमियों के मरने से ही इसकी कीमत बराबर हो जाए। इसका हिसाब तो पूरे पाकिस्तान को उठाना होगा। कुछ भी हो, मैं मैडम एशले का भरपूर इंतकाम लूंगा। ऐसा इंतकाम के पाकिस्तान वाले पूरी दुनिया के लिए इबरत बनकर रह जाएंगे। ओवर, तिर्मिज़ी ने जवाब दिया। लेकिन पूरे पाकिस्तान को उड़ाने के लिए तो तुम्हें लेबॉर्ट्री का खासा बड़ा करना पड़ेगा और इस तरह काम बहुत बढ़ जाएगा, जबकि तुम जानते हो पावरलैंड के किस कदर अहम मिशन अधूरे पड़े हैं। अब मैडम तो है नहीं और मैं अकेला हेडक्वार्टर में मसरूफ हूँ। ओवर, हेनरी ने दूसरा अंदाज इख्तियार करते हुए कहा। ये भी मसला है। तुम ठीक कह रहे हो हेनरी, वाकई मैडम का मिशन हमने मुकम्मल करना है, वरना उसकी रूह बेचैन रहेगी। ठीक है, मैं सिर्फ दारुल हुकूमत के लोगों से इंतकाम लेकर वापस आ जाता हूँ। ओवर, तिर्मिज़ी ने कहा और हेनरी ने इत्मीनान का तवील सांस लिया। उसे दरअसल पूरे मुल्क की तबाही का सुनकर शदीद शौक पहुंचा था। वो तो दारुल हुकूमत के लाखों अफराद की मौत का भी कायल ना था, लेकिन उसे मालूम था कि तिर्मिज़ी ज़िद पकड़ चुका है। हालांकि वो अच्छी तरह जानता था कि लेडी एशले कोई वफादार औरत नहीं थी, लेकिन बहरहाल ये उनका ज़ाती मसला था और उसने इस मसले में कभी दखल ना दिया था। तुम कल तक वापस आ जाओगे ना, क्योंकि अब ट्रांसमिट फ्यूज का टारगेट मिलाने का वक्त आ गया है। वो भी कल तक बदल जाएगा। ओवर, हेनरी ने कहा। नहीं, पहले तो यही ख्याल था कि 24 घंटों में काम हो जाएगा, लेकिन अचानक एक मशीन में खराबी हो गई है और अब उसकी मुरम्मत की जा रही है। उसमें 3-4 दिन लग जाएंगे, इसलिए 4-5 दिन बाद मिशन मुकम्मल करके वापस आऊँगा। ओवर, तिर्मिज़ी ने जवाब दिया। क्या कोई बड़ी खराबी हो गई है? ओवर, हेनरी ने परेशान होते हुए पूछा। हाँ, बस उसे लोडिंग के दरमियान एक आदमी की हमाकत की वजह से नुकसान पहुंच गया। बहरहाल तुम बेफिक्र रहो, मैं आ जाऊंगा। ओवर, तिर्मिज़ी ने जवाब दिया और हेनरी ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसी वक्त स्क्रीन पर धमाके होने लगे और उस पर वही टीलों से भरा हुआ मैदान नजर आने लगा तो हेनरी ने हाथ उठा लिया। उसी लम्हे जैसे कोई खौफनाक आतिश फिशा फटता है, इस तरह टीलों में भरा हुआ मैदान फटा और फिर आग का एक तूफान सा आसमान की तरफ बुलंद हुआ। यूं लग रहा था जैसे आग का पूरा समंदर आसमान की तरफ उड़ रहा हो। पावरलैंड का अहम तरीन साइंसी अड्डा और इंतहाई बड़ी और खुफिया असलासाज फैक्ट्री 0 पॉइंट तबाह हो रहे थे और हेनरी ने बड़े अफसरदा से अंदाज में हाथ बढ़ाकर मशीन का बटन ऑफ कर दिया और सर पर चढ़ा हुआ हेडफोन उतार कर रखा और कुर्सी से उठकर ढीले कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। लेडी एशली की मौत, शाहजहां सेंटर और 0 पॉइंट की तबाही इंतहाई अफसोसनाक थी, लेकिन उसके साथ साथ उसे हौसला देने वाली सिर्फ ये बात थी कि पावरलैंड का सबसे बड़ा दुश्मन इमरान ख़त्म हो गया था। वो दुश्मन जो हेनरी के ख्याल के मुताबिक पावरलैंड के लिए पूरी दुनिया की हुकूमत से भी ज़्यादा ज़र्रे रसां था। हेलीकॉप्टर को जोरदार झटका लगते ही इन सबकी सांस रुक गई, लेकिन दूसरे लम्हे जब हेलीकॉप्टर तबाह होने की बजाय तेजी से आगे की तरफ बढ़ा तो वो सब बुरी तरह चौंक पड़े। इमरान की सीट खाली थी और हेलीकॉप्टर अचानक चल पड़ने की वजह से तेजी से नीचे की तरफ झुकता जा रहा था। इसलिए साथ बैठे हुए ब्लैक ज़ीरो ने उछलकर पायलट सीट संभाल ली और हेलीकॉप्टर को कंट्रोल में रख करके सीधा कर लिया। उसी लम्हे इमरान की टांगें खुली और खिड़की में नजर आईं और दूसरे लम्हे इमरान चिकनी मछली की तरह फिसलता हुआ ब्लैक ज़ीरो के ऊपर आ गिरा। इसका चेहरा हवा की शिद्दत की वजह से टमाटर की तरह सुर्ख हो रहा था और आंखों से पानी बह रहा था। खुदा की पनाह, इस कदर तेज हवा थी कि मुझे लग रहा था कि मैं किसी पतंग की तरह उड़ता हुआ दूर चला जाऊंगा और फिर किसी हसीना के कोठे पर गिर पड़ूंगा। इमरान ने ब्लैक ज़ीरो के ऊपर से फिसलकर साइड सीट पर बैठते हुए कहा। और वो सब इस हालत में भी इमरान के लबों से निकलने वाले मज़ाहिया फिक्रें सुनकर ना सिर्फ बेख्तियार मुस्कुरा दिए, बल्कि दिल ही दिल में उसके हौसले और बेपनाह कुव्वत इरादी की भी दाद देने में मजबूर हो गए। इमरान ने फिर उसको ऊपर की तमाम तफसील बताई कि किस तरीके से उसने वो डिवाइस वहां से निकाला और फिर जेब से एरियल निकाल कर दिखाने लगा। ओ इमरान साहब, इसमें तो इंतहाई बारीक पेच लगे हुए हैं, आपने इसे खाली हाथ कैसे खोल दिया? ब्लैक ज़ीरो ने वाकई हैरान होकर पूछा। मेरे नाखूनों में मौजूद ब्लेड सिर्फ रस्सियां काटने के ही काम नहीं आते, बेच भी खोल देते हैं, इमरान ने जवाब दिया। ब्लैक ज़ीरो इस दौरान हेलीकॉप्टर को मोड़कर वापस पहले वाली सिमत में ले आया था और हेलीकॉप्टर अब तेजी से आगे बढ़ रहा था कि अचानक ट्रांसमीटर में से हेलो हेलो की आवाज़ें निकलने लगी, लेकिन ये आवाज़ हेनरी की नहीं थी, इसलिए इमरान ने सबको खामोश रहने का इशारा किया। उसी लम्हे एक अजनबी आवाज़ उभरी। हेलो, लाडीम सेंटर से टी-गॉल इंचार्ज बोल रहा हूँ, ओवर। हेनरी फ्रॉम हेडक्वार्टर, ओवर। दूसरे लम्हे हेनरी की आवाज़ सुनाई दी और इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ट्रांसमीटर खुला हुआ था, इसलिए उसने दरमियानी कॉल को कैच कर लिया था और हेनरी को उसका इल्म ही ना हो सका था। इमरान और उसके साथी खामोश बैठे गुफ्तगू सुनते रहे। जब ट्रांसमीटर ऑफ हुआ तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर बटन ऑफ कर दिया। मैं रुख मोड़ूं हेलीकॉप्टर का, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। नहीं, इस तरह ये हमें नहीं छोड़ेंगे और हमने जल्द से जल्द पाकिस्तान पहुंचना है, इसलिए उन्हें डॉश देना होगा। तो वैसे हेलीकॉप्टर को आगे बढ़ने से रोक दो ताकि ऐसा ना हो कि हम बातें करते करते उनकी फायरिंग रेंज में आ जाए, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। ब्लैक ज़ीरो ने हेलीकॉप्टर को आगे बढ़ाने से रोक दिया। अब हेलीकॉप्टर एक जगह मुअल्लक था।
तुम सीट से हट जाओ आमिर, मैं खुद इसे ऑपरेट करता हूँ। और सब लोग अपना अपना लिबास उतार दें, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। लिबास उतार दें क्या मतलब? ब्लैक जीरो समेत सबने हैरत भरे लहजे में कहा। यार जब मरना ही ठहरा तो फिर कुदरती लिबास में क्यों ना मरे? इतना महंगा लिबास किसी और के काम आ जाएगा। इमरान ने ब्लैक जीरो की जगह सीट संभालते हुए कहा। क्या ये कोई नई किस्म का मजाक है? सफदर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। जल्दी करो, इतना वक्त नहीं है कि हम मजाक पर गुफ्तगू करते रहें। इमरान ने मुड़कर इंतहाई सर्द लहजे में कहा और इस बार उसके लहजे को देखकर वो समझ गए कि इमरान वाकई ही संजीदा है। चनाचा उन्होंने बादले नख्वास्ता उठकर अपना लिबास उतारना शुरू कर दिया। इमरान साहब आप हमें देख के हंस रहे हैं, सफदर इस बार कदरे नाखुशगवार लहजे में कहा। तो और क्या, तुम जैसे सेहतमंद जवानों को देखकर रोना शुरू कर दूं? यार तुम्हारा एक्सट्रू तुम्हें कुछ खाने पीने को नहीं देता, देखो कैसे पसीलियां निकली हुई हैं, इमरान ने कहा। और इस बार सब खफीफ सी हंसी हंस कर रह गए। आखिर आपका प्रोग्राम क्या है? कैप्टन शकील ने पूछा। फिलहाल तो मेरा ख्याल है नंगों का क्लब कायम करूं, लोगों को बड़ा शौक है नंगा होने का। जिसको देखो गुस्ल खाने में दाखिल होते ही कपड़े उतारना शुरू कर देता है। बस इस क्लब का नाम गुस्ल खाना रखना पड़ेगा, इमरान ने कहा। लेकिन उसके साथ साथ वो अब हेलीकॉप्टर को इंतहाई तेज रफ्तारी से नीचे लिए जा रहा था। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर जमीन के बिल्कुल करीब पहुंच गया। सब साथियों ने देखा कि हेलीकॉप्टर अब रेल की पटरी के ऊपर उड़ रहा है। और फिर इमरान ने हेलीकॉप्टर को पटरी के बिल्कुल करीब रोक दिया और वो सब पटरी पर उतर गए। और इमरान ने कहा, देखो अरियां परेड हो रही है और कुछ हुआ ना हो, कम से कम पावरलैंड ने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को नंगा कर ही दिया। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, शुक्र करो जूलिया हमारे साथ नहीं है, वरना तुम्हारा ये ढांचा देकर वो तुम्हें ग्रेप वाटर पीने का मशवरा जरूर देती, इमरान ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा। और इस बार फिजा सबके भरपूर कहकों से गूंज उठी। Like, comment, share, press the bell icon.